Guys, in this video we are going to learn break statement in C programming language. So without wasting any time, let's get started. तो guys, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को लूप्स के बारे में बताया था। अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने आपको व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप के बारे में थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से समझाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें से आज हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की, जिसमें मैंने लिखा है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आर यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू लूपिंग। यानी इस बात का मतलब ये है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं अपने लूप से बाहर आने के लिए या फिर उस लूप को कंटिन्यू करने के लिए। अगेन रिपीट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं अपने लूप से बाहर जाने के लिए, प्रोग्राम के बीच में ही अपने लूप से बाहर जाने के लिए, या फिर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। Till now we have learned about the looping with which we can repeatedly execute the code such as for loop and while loop and do while loop। यानी अब तक हम लोगों ने अच्छे से लूप स्टेटमेंट को पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग लूप की मदद से अपने प्रोग्राम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट थिंक व्हाट विल यू डू व्हेन यू वांट टू जंप आउट ऑफ द लूप इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू और कंटिन्यू रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड स्किपिंग सम ऑफ द पार्ट्स। यानी जो सवाल मैंने किया है आप लोगों से कि इस बात का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्ज करें कभी कभार आपको अपने प्रोग्राम के बीच में से बाहर आना पड़ता है। यानी आपका कोई प्रोग्राम चल रहा हो और बीच में ही आपको उस प्रोग्राम से आउट होना है, इवन की कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू हुई तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा और फिर हमें उस प्रोग्राम के बीच में से बाहर आना है उस लूप के, या फिर हमें अपने लूप के कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना। यानी हमें अपने लूप के बीच के कुछ पार्ट को छोड़कर स्किप कर बाकी को कंटिन्यू करना है। इस बात का मतलब सिंपली यही है जो मैंने आपको बताया कि फर्ज करें आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आपको उस प्रोग्राम के बीच में से बाहर आना हो, उस लूप के बीच में से बाहर आना हो। कि फर्ज करें आप कोई लूप लिख रहे हो और आप चाह रहे हो कि उस लूप के अंदर अगर ये हो जाए तो मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तब भी। या फिर आप सोचते हैं कि अगर मेरे लूप में ऐसा हो जाए तो मेरा ये पार्ट्स लूप स्किप कर दे और बाकी को रन कर दे, तब आप लोग क्या करेंगे? तो मैंने यहाँ पे इसका एक आंसर लिखा है कि फॉर दिस सी प्रोवाइड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट वी कैन जंप आउट ऑफ अ लूप एनी टाइम, एनेबल कंटिन्यू लूपिंग बाय स्किपिंग सम पार्ट ऑफ द कोड। इसका मतलब ये है कि सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिनकी मदद से हम लोग अपने प्रोग्राम से कभी भी बाहर आ सकते हैं या फिर किसी पार्ट को स्किप करके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया होगा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का कि ये क्या होते हैं। तो चलिए अब इस ब्रेक स्टेटमेंट का मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इन डिटेल्ड। तो गाइज, मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन एनी लूप break is used to jump out of loop, skipping the code below it without caring about the test condition. It interrupt the flow of the program by breaking the loop and continue the execution of the code which is outside the loop. The common use of break statement is in switch case where it is used to skip remaining part of the code. इस बात का मतलब ये है कि हमें मदद करता है बीच में से प्रोग्राम को ब्रेक करके बाहर आने के लिए, जिसको हमने अच्छे से सीखा था जब मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। यानी जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो आएगा पहले केस में, पहले केस को देखेगा। अगर पहला केस फॉल्स हो गया तो उसको ब्रेक कर देगा और अगले स्टेट पे आ जाएगा। अगर वो केस ट्रू हुआ तो उसे रन करके ब्रेक कर देगा मेरे स्विच स्टेटमेंट को और बाहर आ जाएगा मेरी कंट्रोल स्टेटमेंट से। यहाँ पे यही लिखा है, द कॉमन यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज इन स्विच केस, और इसका हम लोग फॉर और व्हाइल लूप के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉर, उसके बाद हमने अपनी एक्सप्रेशन लिखी
जो हमारी एक्सप्रेशन थी। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस बनाया और उसके अंदर हम लोगों ने अपनी अपनी पहली स्टेटमेंट लिखी कि हमारी स्टेटमेंट ये है। उसके अंदर हम लोगों ने इफ लगाया कि अगर, उसके अंदर हम लोगों ने अपनी कंडीशन लिखी कि हमारी कंडीशन ये है कि अगर इस फॉर लूप के अंदर, यानी अगर ये फॉर लूप ट्रू हो तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाती कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, ब्रेक करके मेरे प्रोग्राम को सीधा आउट कर दो, यानी मेरे लूप से बाहर आ जाओ। अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है आउट ऑफ द लूप। मैं ऐसे अलग से आपको लिख के दिखाता हूं। आई नो मैंने थोड़ा अच्छा नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ द लूप। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है आउट ऑफ द लूप कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे इस लूप से बाहर आ जाओ। किसी तरह हमारे पास होता है व्हाइल लूप के अंदर, व्हाइल लूप हम लोग लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी टेस्टिंग कंडीशन लिखते हैं कि हमारी कंडीशन ये है। उसके बाद हम लोग अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, अपनी प्रोग्राम की बॉडी को लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि अगर ये हो जाए, अगर इफ का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, हमारे लूप के अंदर ही ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे प्रोग्राम को सीधा लूप से बाहर ले आओ। बस यही मतलब है इसका। बहुत आसान है ब्रेक स्टेटमेंट, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। ओवरऑल अगर हम लोग अपने डिस्कशन को समेटें और इससे एक समरी बनाएं तो इसकी समरी ये बनेगी, अगर हमें लूप के अंदर किसी जगह किसी पार्ट को ब्रेक करना हो, यानी उस पार्ट को ब्रेक करना हो कि इसके बाद अगर ये हो जाए कि लेट्स सपोज अगर ये हो जाए तो मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो और सीधा मेरे लूप से बाहर आ जाओ, तो हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। आप लोग चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से आपके पास महफूज हो जाएगा, मेरी ये स्लाइड, मेरा ये पेज आपके पास महफूज हो जाएगा, जिससे आपको कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरा ये पेज ओपन कीजिएगा, आप वो स्क्रीनशॉट ओपन कीजिएगा, जिससे पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेक। अब गाइस जरा चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ब्रेक स्टेटमेंट की लूप्स के अंदर, यानी देखते हैं कि लूप्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और जल्दी से मैं जरा इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, सारे जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन सबको मिटाता हूँ ताकि आप लोग इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके पास महफूज रहे, इसलिए जल्दी से मैं जरा इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा था वो सब मैंने मिटा दिया है। अब मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप जल्दी से 3 सेकंड के अंदर वीडियो को पॉज करें और उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीन को बड़ा करें और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग यू ओनली 3 सेकंड्स। तो होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट लाजमी लिया होगा। चले अब जल्दी से इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, यानी कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एक तरह से ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे तीनों लूप्स के अंदर। तो व्हाइल लूप के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले अपनी स्लाइड्स में बताया था। और डू व्हाइल लूप के अंदर हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, यानी पहले हम लोग डू लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लगाते हैं कंडीशन कि अगर हमारी ये स्टेटमेंट में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो मेरे प्रोग्राम को सीधा ब्रेक कर दो। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेटमेंट होती है, देन हमारी कंडीशन चेक होती है। ये बात है दरअसल इसके अंदर। उसके बाद बारी आती है फॉर लूप की। फॉर लूप के अंदर हम लोग पहले अपनी सारी एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हमारे पास आई की वैल्यू ये है, आई इज लेस देन 10 यानी या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, और फिर आई की वैल्यू में एक बढ़ा दो या डिक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन एक्स वाई जेड कुछ भी हो। उसके बाद हम लोग अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर ये ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट रन हो जाए। लेकिन उसके बाद हम लोग लगाते हैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो और मेरे लूप से बाहर आ जाओ, बाकी पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है इसको स्किप कर दो, इसको छोड़ दो। जिसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे लिखा है, नाउ इन अबव स्ट्रक्चर इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द प्रोग्राम विल इनकाउंटर ब्रेक स्टेटमेंट व्हिच will cause the flow of execution to jump out of a loop and statement 2 below if a statement will be skipped। अब आप घबराए नहीं कि मैंने क्या बोल दिया, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आपको
बताना ये जरूरी था कि हमारी जो कंडीशन होती है लूप की वो पहले चेक होती है, उसके बाद हमारी पहली स्टेटमेंट रन होना स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो रन होती रहती है और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है कि अगर इन स्टेटमेंट के बीच में ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे प्रोग्राम को सीधा ब्रेक कर दो, लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो सिंपली मेरे प्रोग्राम को आगे रन करता रहे जो कुछ भी मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है। अब चले, बहुत हो गया थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन, अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में और वहां चल के अच्छे से समझते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को इन डिटेल प्रैक्टिकली। उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर भी ब्रेक स्टेटमेंट को लेकर। तो चलें चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड में। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और ये मेरा वीडियो नंबर 17 होने वाला है मेरे इस ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस वाइज। आई अगेन रिपीट, सीक्वेंस वाइज कंप्लीटली इन डिटेल प्रैक्टिकली और विजुअल स्टूडियो कोड में चलकर प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। बैक टू द टॉपिक, ये मेरा वीडियो नंबर 17 होने वाला है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_17_ ब्रेक .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इस तरह बैक कर लेता हूँ, उसको यहाँ से हटा देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और अब मैं अपना सी लैंग्वेज का जल्दी से पैटर्न लिखता हूँ। और अगर आपको नहीं पता है, पहली दफा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये होता है हमारा सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये होती है हमारी लाइब्रेरी, ये होती है हमारी मेन मेथड, हमारा मेन फंक्शन जिसके अंदर सारे प्रोग्राम जो है हमारा कोड रन होता है। ये होता है रिटर्न 0 के, उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम सारा रन हो जाए तो ये रिटर्न 0 कर दे, मतलब सिंपली फुल स्टॉप, हमारा प्रोग्राम एंड कर दे। और अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या लिख रहा हूं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो चले टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, जल्दी से मैं यहाँ पे जल्दी से हेडिंग बनाता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट की। अब जब मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू सपोज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक आई को एज अ इंटीजर सपोज कर लिया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक फॉर लूप। फॉर लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी आईडी मुझे मेरी एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल की थी वो मुझे पूरा सी लैंग्वेज का पैटर्न लिख के दे देगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। बाकी लेस देन नहीं, हम इसे लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस और उसके बाद मैं अपना कोड लिखूंगा यहाँ पर printf, जिसके अंदर मैं लिखूंगा %d। अब मैं %d क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटीजर को प्रिंट करवाऊंगा। उसके बाद कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा आई और \n तो लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले यहाँ पर इंटीजर वैल्यू सपोज की, उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या करता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या होता है फॉर लूप कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चल के यहाँ पर समझाया था बहुत अच्छे से। और वो मैंने आपको अपनी वीडियो नंबर 16 ये वाली वीडियो में इस तरह से मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था फॉर लूप के बारे में। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो देख लें, तो इससे आपको फॉर लूप आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और पहले मैं अपने फॉर लूप को रन करके देखता हूँ कि क्या ये सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस एज एक्सपेक्टेड ये मुझे 0 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करके दे रहा है। अब आप सोच रहे हो कि यार 0 से प्रिंट करके क्यों दे रहा है, वो इसलिए प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि हमारी सी लैंग्वेज के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपको 1 से प्रिंट होके मिले तो आप कुछ नहीं करना, सिंपली 0 को हटा के 1 कर देना। इससे क्या होगा, फॉर लूप के अंदर पहले आपके आई की वैल्यू 1 डिक्लेयर होगी, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी 10 तक। 10 पे आएगा, एक कंडीशन ट्रू होगी, इसे प्रिंट कर देगा। फिर उसमें इंक्रीमेंटेशन होगी, वैल्यू 11 हो जाएगी, यहाँ पे फिर आई की वैल्यू 11 डिक्लेयर हो जाएगी। और फिर जब वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि भाई 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10 बल्कि 11 इज ग्रेटर देन 10। तो ये सिंपली मेरे फॉर लूप से बाहर आके मुझे रिटर्न 0 कर देगा, यानी मेरा प्रोग्राम एंड कर देगा। अब चलिए जल्दी से इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट वैल्यू लूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा printf और फिर उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द नंबर
और फिर उसके बाद नीचे आकर मैं लिखूंगा स्कैनएफ। स्कैनएफ किस लिए? यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो होता है स्कैनएफ। मैंने इसके बारे में आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप बासानी उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्कैनएफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा, मैं एक और इंटीजर वैल्यू सपोज करूंगा, वो होगी नम। नम मींस नंबर। मैं एक इंट नम करके यहाँ पे एक और वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल सपोज कर लूंगा और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा %d, क्योंकि जो नम मैंने सपोज किया है वो एक इंटीजर है। उसके बाद एक \n लगाऊंगा, उसके बाद कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा %num। %num मींस यहाँ पर एंड का मतलब है एड्रेस ऑफ। ये एड्रेस ऑफ का मतलब क्या है कि जो वैल्यू यूजर यहाँ पर एंटर करेगा वो होगी इस नम की। अब उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा यूजर से इनपुट लेने के बाद। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक ब्रेक कंडीशन या ब्रेक स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर num इज ग्रेटर देन 10, यानी जो नंबर जो यूजर इनपुट करेगा अगर वो ग्रेटर देन है 10 से, तो क्या करो मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। अब क्या होगा? अब जैसे अब लेट्स सपोज अगर मैं वैल्यू एंटर कर दूं 10 से बड़ी, मैं 11 एंटर कर दूं, तो क्या करेगा? तो एक बार आई की वैल्यू को रन करेगा, उसके बाद सीधा ब्रेक कर देगा। यानी सिंपली अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैंने एक इंटीजर वैल्यू सपोज की आई करके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होती रहे मुझे ये प्रिंट करके देते रहो। ये प्रिंट करके क्या देते रहो? जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, जो बढ़ती रहेगी, वो यहाँ पे प्रिंट करके देते रहो। और फिर क्या होगा? जब मेरा कंपाइलर इस फॉर लूप के अंदर एंटर करेगा तो पहले उस कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद एक बार पहले 1 प्रिंट कर देगा। 1 प्रिंट करने के बाद वो देखेगा आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यूजर से एक इनपुट वैल्यू मालूम की जा रही है, यूजर से एक इनपुट वैल्यू मालूम की जा रही है, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा एंटर द नंबर। उसके बाद ये मुझसे नीचे एक नंबर मांगेगा। यहाँ पे एक \n भी लगा लेता हूँ ताकि मुझसे नेक्स्ट लाइन में मांगे। ये मुझसे एक नंबर इनपुट मांगेगा और जो नंबर मैं इनपुट करूंगा अगर वो 10 से छोटा होगा तो वो 2 प्रिंट कर देगा। अगर वो नंबर 10 से छोटा होगा तो क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सीधा वो दोबारा चला जाएगा मेरे फॉर लूप के अंदर। फिर वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुई तो वो इसे रन कर देगा। उसके बाद वो दोबारा आएगा, यहाँ पर दोबारा मुझसे पूछेगा एंटर द नंबर। अब अगर मैं नंबर 10 से बड़ा ऐड कर दूं, यानी मैं जो नंबर एंटर करूं, जो यूजर नंबर एंटर करेगा अगर वो 10 से बड़ा हुआ तो क्या हो? वो लूप को मेरे ब्रेक कर देगा। वो मेरे लूप को यहीं पे ब्रेक करके सीधा मेरे प्रोग्राम से बाहर आके रिटर्न 0 कर देगा। जल्दी से मैं आपको सीधा इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और क्लियरली जल्दी से इसे रन करते हैं। देखिए गाइस, पहले से मुझे 1 प्रिंट करके दे दिया। क्यों प्रिंट करके दे दिया? क्योंकि एक दफा मेरे लूप की ऊपर वाली स्टेटमेंट, पहली वाली स्टेटमेंट तो रन हो गई कि printf पहले 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरा कंपाइलर नीचे आया, फिर देखा वो कि मेरा लूप यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो इसलिए इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया एंटर योर नंबर, और यहाँ पे मुझे एक स्पेस दे रहा है, यानी यहाँ पे अपना नंबर एंटर करो। लेट्स सपोज मैं अपनी कंडीशन के फॉल्स जाता हूँ, मैं एंटर करता हूँ नंबर 5। जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा? मेरी एक कंडीशन फॉल्स हुई और मेरा लूप दोबारा चलाएगा यहाँ पे, और फिर इससे मुझे 2 प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे आया, और अब भी अगर मैं वैल्यू 10 से छोटी एंटर कर दूं, मैं 8 एंटर करूं, तो ये क्या कर रहा है? ये मुझे 3 प्रिंट करके दे रहा है। उसके बाद दोबारा मुझसे यही क्वेश्चन अगेन पूछ रहा है कि एंटर द नंबर। लेकिन अब अगर मैं 10 से बड़ा नंबर ऐड कर दूं इफ वाली स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, और अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 50 एंटर कर दूं, तो देखिए क्या कर रहा है? ये सीधा मेरे प्रोग्राम को एंड कर रहा है। मतलब ये कंडीशन अब ट्रू हो गई। जैसे ही मैंने 50 इनपुट दिया तो यूजर की ये कंडीशन ट्रू हो गई और इसने सीधा मेरे लूप को ब्रेक कर दिया और मेरे लूप से बाहर आ गया। अब इसके एक और तरफ देख लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू 10 से छोटी दे दूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज 10 से छोटी देना शुरू कर दूं, यानी मैं एक भी वैल्यू 10 से बड़ी ना दूं, तो क्या होगा? यानी मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता रहूं। तो बताने के बजाय मैं आपको सीधा प्रिंट करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं पहले यहाँ पे 8 इनपुट करता हूँ, 2 हो जाएगा। अगर 9 करूं तो 3 4 2 4 8 2 5 9 2 6 6 2 6 2 2 7 1 2 8 3 2 9 एंड 7 2 10। अब क्या होगा? अब गौर से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। अब अगर मैं वैल्यू इनपुट कर दूं छोटी
5। तो देखिए क्या कर रहा है, ये सीधा मेरे प्रोग्राम को यहाँ पे एंड कर रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये मेरे प्रोग्राम को एंड क्यों कर रहा है, और से देखें यहाँ पे नंबर प्रिंट हो रहा है 10। अब जैसे ही यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट होगी, जो नेक्स्ट वैल्यू मैं एंटर करूंगा 5, वो उस कंडीशन के हिसाब से तो फॉल्स हो जाएगी, मेरी ब्रेक कंडीशन के हिसाब से, इसके हिसाब से तो वो फॉल्स है। लेकिन जब वो दोबारा आएगा मेरे इस फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और तब ये क्या करेगा, ये खुद ही मेरे लूप से बाहर आके मुझे रिटर्न 0 कर देगा। कहने का मतलब सिंपली यही है कि जैसे यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, मेरा फॉर लूप तब तक ट्रू होता रहा, मेरा फॉर लूप तब तक ट्रू होता रहा। 9 हुआ, फिर 10 हुआ, उसके बाद इसने मुझसे एक वैल्यू इनपुट मांगी, मैंने इनपुट दे दी 5। फिर इसने इस कंडीशन को चेक किया, यानी क्या ये कंडीशन, इसने देखा हाँ ये कंडीशन है बिल्कुल। उसके बाद दोबारा चला गया फॉर लूप के अंदर एक इंक्रीमेंटेशन करके i++ यानी i में एक वैल्यू बढ़ाकर, तो वैल्यू 10 थी, अब वो वैल्यू 11 हो गई, और फिर i की वैल्यू 11 डिक्लेयर हो गई यहाँ पे। उसके बाद हुआ है अगली एक्सप्रेशन पे इसे चेक करने के लिए, तब ये एक्सप्रेशन यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो गई, यानी i की वैल्यू की जो कंडीशन यहाँ पे थी वो गलत हो गई। तब क्या हुआ, बगैर किसी चीज को सोचे समझे मेरे कंपाइलर ने सीधा मेरे प्रोग्राम को रिटर्न 0 कर दिया, यानी मेरे प्रोग्राम को एंड कर दिया। इसीलिए इसके बाद मुझे कोई वैल्यू प्रिंट होकर नहीं मिली। कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही गलत वैल्यू एंटर कर दूं तो क्या होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दूं, लेट्स सपोज 20, मैं पहले इस कंडीशन को ट्रू कर दूं पहली बारी में, तो क्या होगा, 20 एंटर कर दूं तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है, ये सिंपली मेरे प्रोग्राम को एंड कर रहा है कि पहली बारी में ही ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई, इसलिए इसने बगैर किसी चीज को सोचे समझे मेरे लूप को ब्रेक कर दिया और मेरे लूप से बाहर आके मेरे प्रोग्राम को रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 मतलब मेरे प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो गाइज ये होती है ब्रेक स्टेटमेंट, बहुत आसान होती है ब्रेक स्टेटमेंट, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि आपको समझने के लिए से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं अब तक, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा जी हाँ हमें समझ में आ गया है। और जितने भी लोग नीचे कमेंट करेंगे मैं उन सबके कमेंट को एक एक दिल दूंगा। अब जरा टोटली इस बात की एक समरी कर लेते हैं। तो समरी ये है कि पहले मैंने एक इनपुट वैल्यू ली आई, कि मैंने एक इंटीजर इनपुट वैल्यू सपोज की, उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाया कि भाई जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होती रहे मुझे ये प्रिंट करके देते रहो, मुझे वो नंबर्स प्रिंट करके देते रहो। उसके बाद मैंने एक लगा दी ब्रेक स्टेटमेंट, मैंने पहले यूजर से एक इनपुट वैल्यू ली नम करके, उसके बाद मैंने आप एक कंडीशन लगाई कि अगर जो यूजर वो नंबर इनपुट देगा अगर वो 10 से बड़ा है मेरे लूप को ब्रेक कर दो और मेरे लूप से बाहर आ जाओ, लेकिन अगर वो उससे छोटा है तो उसको इग्नोर करो। अगर जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा अगर वो 10 से छोटी है और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सिंपली इस ब्रेक को इग्नोर करो और दोबारा मेरे इस फॉर लूप में चले आओ, बस इस, और फिर इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और अगर बीच में यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा अगर वो 10 से बड़ी हो गई और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बगैर किसी चीज को सोचे समझे मेरा कंपाइलर मेरे लूप को ब्रेक कर देगा और सीधा रिटर्न 0 कर देगा, नहीं तो मेरा लूप चलता रहेगा और एक वक्त आएगा जब मेरी वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मुझसे दोबारा कंपाइलर इनपुट वैल्यू मांगेगा। अगर मैं इनपुट वैल्यू सही भी एंटर कर दूं, अगर मैं इनपुट वैल्यू 10 से छोटी ही क्यों ना एंटर कर दूं, तो दोबारा आएगा मेरे लूप पे और तब आई की वैल्यू 10 से बढ़ के 11 हो चुकी होगी, एक इंक्रीमेंट होने के बाद 10 से बढ़ के वो वैल्यू 11 हो गई होगी। तब यहाँ पर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा कंपाइलर मेरे लूप से बाहर आकर मुझे रिटर्न 0 कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेक स्टेटमेंट इतना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आसानी से समझा दूं ब्रेक स्टेटमेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, नीचे कॉमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क है, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल की भी वीडियो नहीं मिस कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।